बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलिमिनेशन पैटर्न चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें बाउल एलिमिनेशन का प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। इसमें कॉन्स्टिपेशन की हम ओवरव्यू करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसका etiological फैक्टर्स और काजेज़, और लास्ट में उसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा एलिमिनेशन पैटर्न का, काइंडली वो पहले वो देख कर आएँ, फिर ये लेक्चर नंबर 2 देखें। आगे चलते हैं कॉन्स्टिपेशन को। व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? Constipation is a common digestive issue characterized by infrequent bowel movement or difficulty passing stool, often resulting in hard and dry stool consistency. Constipation हमारे digestive tract में जो बाउल बनता है उसका हार्ड हो जाना और उसको कोलान से पास करते हुए डिफ़िकल्टी होना और हमें पेन होना, उसी को ही सिंपली कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन को अपनी ज़बान में आप जैसे कि कब्ज़ बोलते हो, ठीक है। इसमें सिंपली हमारा जो स्टूल होता है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है उसकी कंसिस्टेंसी में, और अक्सर करके हफ्ते में 2 या 2 से बढ़कर 3 मरतबा उसको डिफिकेशन करे, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में ही ये सा होता है। तो ये था कॉन्स्टिपेशन का सिंपल ओवरव्यू। आगे चलते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू। ये जो इशू है वो किससे रिलेट करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू है ये, ठीक है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व करते हैं? नंबर 1, स्लो ट्रांसिस, द मूवमेंट ऑफ स्टूल थ्रू द कोलॉन। सिंपली कोलान कहाँ पर आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इज स्लोअर देन नॉर्मल, अलोइंग मोर वाटर टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टूल। अब जैसे कि हमारे कोलॉन में बाउल की नॉर्मल मूवमेंट होती है, अब कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है कि वो एबनॉर्मल मूवमेंट है, बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन कोलॉन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टूल। अब स्टूल में जो भी हमारा वाटर था वो टोटली एब्जॉर्ब हो गया है। अब वहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब हो गया है तो जाहिर सी बात है जो स्टूल है वो ड्राई और हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो पहले की निस्बत नॉर्मल नहीं होगी। तो ये थी उसकी फिजियोलॉजी नंबर 1। अब इसके पॉइंट 2 पे आ जाते हैं, इनसफिशिएंट फाइबर डाइट, ठीक है। उस मरीज़ ने जो पेशेंट है उसने जो डाइट ली है उसमें फ़ाइबर की तादाद जो है वो कम है, वो इनसफिशिएंट फ़ाइबर इंटेक कर रहा है। मींस जो भी वो चीज़ें इंजेस्ट कर रहा है उसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी लो है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, डाइट लो इन फाइबर। हमारी डाइट में फ़ाइबर लो है, विच कैन लीड टू हार्डर एंड ड्रायर स्टूल। अब हमारी डाइट में अगर फ़ाइबर्स नहीं होगी तो जो हमारा स्टूल है वो हार्डर हो जाएगा और उसके अलावा ड्रायर सख्त हो जाएगा, ठीक है। मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू पास। अगर ऐसा होगा तो वो कोलान से पास नहीं कर सकेगा, वहाँ उसको डिफ़िकल्टी होगी। नंबर 3, डिहाइड्रेशन। Inadequate fluid intake can result in firmer stool consistency, making it harder to move through the intestine. अब हम हमारी जो है ना डिहाइड्रेशन हो रही है, हमारी डिहाइड्रेशन सिंपली वाटर का लॉस होना, और हम इनएडिक्वेट फ्लूइड का इंटेक कर रहे हैं ना, जैसे कि हम नॉर्मल जैसे कि बंदे को पानी पीना चाहिए हम उतना इंटेक नहीं करते फ्लूइड को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्टूल है वो स्टूल सख्त हो जाता है और उसको डिफ़िकल्टी होती है इंटेस्टाइन से मूव करते हुए। और नंबर 4, वीक मसल्स। जब पेल्विक वाले मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था बाउल मूवमेंट,
बाउल मूवमेंट के टाइप्स थे, ठीक है। उसमें एक था मास पेरिस्टालसिस। वहाँ पर क्या था, मसल्स जो है वो पावरफुल फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, फीसिस के ऊपर। अब वो पावरफुल है ही नहीं, वो वीक हो गए हैं। जब वो वीक हो गए हैं तो वहाँ पर पावरफुल फोर्स कौन लगाएगा फीसिस को आगे पुश करने के लिए? मसल्स तो वीक है। तो ये भी एक वजह है जो कि स्टूल को वहाँ छोड़ देती है। अगर वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह जाता है तो उसका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ पर वो सिंपली एक इम्पेक्शन क्रिएट करता है, जहाँ से वो ड्राई और हार्ड हो जाता है उसकी कंसिस्टेंसी में। फिर ये भी एक कारण होता है किसके लिए, बाउल मूवमेंट के लिए, ठीक है। मेडिकेशन, some medication such as opioids can slow down bowel movements। हम बहुत सारी ऐसी हाई डोज मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बाउल एलिमिनेशन पर बहुत इफ़ेक्ट करती है और उसको एबनॉर्मल कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 6 नंबर पर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। कंडीशन अफेक्टिंग द नर्व्स कंट्रोलिंग द कोलोन कैन डिस्टर्ब द नेचुरल पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर बाउल मूवमेंट। अब हमारा जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो है ना कोई गड़बड़ आ गई है, वहाँ पर कोई डिसऑर्डर हो गया है। अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो जाए तो आप ये बात समझ लें, क्योंकि जो कोलॉन वाली मूवमेंट है रेगुलर, उसको कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही सबको कंट्रोल करता है ना। अगर उसमें ही मसला आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पर कोई किसी भी किस्म की पेरिस्टालसिस, हम किसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, मूवमेंट को, सिंपली वहाँ पर किसी भी किस्म की मूवमेंट शो नहीं होगी। अगर वहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी तो जो वो फीसिस वहाँ जमा हो गए हैं तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर भी काज होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। नंबर 7, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल फ्लक्चुएशन सच एज दोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन कैन अफेक्ट बाउल हैबिट्स। जब प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी वाली औरतें जो है उनको कब्ज़ होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन का वो शिकार होती हैं। और उसके अलावा जब मेंस्ट्रुएशन हमारा पीरियड्स का टाइम होता है तब भी जो है बहुत सी गर्ल्स ने ये नोट किया होगा कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उन दिनों में। क्योंकि वो क्यों होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से वहाँ पर बाउल एलिमिनेशन पर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। Stress and anxiety can impact bowel function, leading to constipation in some cases। स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अफेक्ट करती है हमारी बाउल एलिमिनेशन, बाउल मूवमेंट के ऊपर, जो कि एक काज बन सकती है कॉन्स्टिपेशन करवाने के लिए। उसके बाद मेडिकल कंडीशन, सर्टेन मेडिकल कंडीशन लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, hyperthyroidism or structural abnormalities in the colon can contribute to chronic कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारी हमारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो कि बाउल की मूवमेंट करवाने में के लिए वो उसको अफेक्ट करती है। बाउल की जो मूवमेंट है वो सही नमूने से नहीं हो सकती। उनको मिलाकर के हम बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। हमें जो है किसी की लोअर पेल्विक रीजन की कोई ऑपरेशन हुई है, एनस वगैरह, एनल फिशर वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी की पेरिनियल स्टीयर है, किसी भी किस्म की वहाँ पर सर्जरी है या कोई भी इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को क्या है कि वहाँ पर एक तो पहले फियर होगा कि वो, उसको डर होगा कि मैं अगर वॉशरूम जाऊँगा तो मुझे दर्द होगा, ठीक है। तो उसी वजह से वो इग्नोर कर देगा और वो जो है
जब उसको अर्ग फील होगी तो वो वॉशरूम नहीं जाएगा, तो ये भी एक मेन काज है कॉन्स्टिपेशन के लिए। सिंपली ये नीचे नोट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट टिपिकली इन्वॉल्व डाइटरी चेंजेस, इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड इन सीवियर केसेस मेडिकेशन और मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमने अपनी डाइटरी जो है वो उसको चेंज करना है, हमने फ्लूइड का इंटेक इंक्रीज़ करना है, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करे। और इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, अगर आप एक्सपीरियंस करें कि ये बहुत सीवियर है और क्रोनिक होती जा रही है, तो आप जाकर अपने डॉक्टर से मशवरा करें इसके बाबत। ठीक है, तो ये थे सिंपली कॉन्स्टिपेशन की फिजियोलॉजी। अब हम कॉन्स्टिपेशन के एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? डाइटरी फैक्टर्स में जैसे कि हमने वहाँ पर ही पढ़ा कि ये सेम ही एटियोलॉजिकल फैक्टर में भी आ जाते हैं। ठीक है, डाइटरी फैक्टर से डिहाइड्रेशन, लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मेडिकेशन या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कौन कौन से हैं रिलेटेड फैक्टर्स। चेंज इन लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ जाती है। इमोबिलिटी, पेनफुल डिफिकेशन, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, इरेगुलर इवैक्यूएशन पैटर्न, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनएडिक्वेट डाइट, डिहाइड्रेशन, फियर ऑफ रेक्टल पेन या फिर लैक ऑफ प्राइवेसी। अब आप बहुत सी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर जो है ना किसी भी किस्म की प्राइवेसी मौजूद नहीं होती, तो क्या करते हैं आप लोग, इग्नोर कर देते हैं अपने अर्क को, बोलते हैं बस बाद में कहीं चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर प्राइवेसी नहीं होती। तो ठीक है, ये भी एक काज है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ठीक है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर कुछ और लिखा है जो कि डिफ़ाइन करें हम। हाँ, इग्नोरिंग द अर्ग। आपने कभी भी जो है ना, आप अगर आपको अर्ग महसूस हो रही है तो आपने कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इग्नोरिंग द नेचुरल अर्ग टू हैव अ बाउल मूवमेंट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन ओवर टाइम। देखिए क्या हो रहा है अगर आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी अर्ग को इग्नोर नहीं करना। और स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी कैन अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद है एज, कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स ड्यू टू स्लोअर बाउल मूवमेंट एंड चेंजेस इन डाइट। जो कि ओल्डर है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, क्योंकि वो उसका लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज हो जाता है, उसकी बाउल मूवमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर उसके बहुत ओल्ड एज हो जाएगा तो उसके मसल्स वगैरह वीक हो जाएंगे। जब मसल्स वीक होंगे तो पावरफुल मस्क्यूलर जो है फोर्स नहीं लगेगा फिजिस के ऊपर, और उसकी जो है डाइट भी वो क्या करते हैं, अपनी डाइट चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल से वो डाइट लेते हैं। तो ये भी एक मेन काज है कॉन्स्टिपेशन का। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन स्लो डाउन डाइजेशन एंड लीड टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। न्यूरोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल इशू भी ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन में आपने क्या क्या करना है, फाइबर लेनी है। ठीक है, वो डाइट लेनी है जिसमें फ़ाइबर रिच हो, लेग्यूम्स हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें फ़ाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो आप वो ले लें। फ़ाइबर रिच जो है, फ़ाइबर क्या करेगी, हमारा जो स्टूल है उसको सॉफ्ट और बल्क रखेगी। ठीक है, उसको हार्ड नहीं होने देगी। जब वो सॉफ्ट और बल्की होगी तो वो इंटेस्टाइन से ईज़िली पास हो जाएगी। उसके बाद नंबर सेकंड, स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, आपने जो है ना हर वक्त स्टे हाइड्रेटेड रहना है। ठीक है, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर आपने जो है इनटेक करना है ताकि आप हर वक्त हाइड्रेटेड रहे। रेगुलर मील टाइमिंग, आपने जो है खाना टाइम पर खाना है। अगर आप टाइम पर खाना खाएंगे तो आपका जो है एलिमिनेशन, बाउल एलिमिनेशन वाला पैटर्न है वो भी नेचुरल, उसकी जो है एक रिदम बन जाएगी। ठीक है ना, आप अगर टाइम पर खाना नहीं खा रहे
तो आपकी जो है बाउल एलिमिनेशन की रिदम है वो चेंज हो जाएगी। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि आपकी जो बाउल एलिमिनेशन वाला रिदम होता है वो सेम टाइम पर होता है। कभी कोई सुबह को जाता है तो कोई शाम को, ऐसे हर की जो है ना टाइमिंग होती है। वो इसलिए क्योंकि आप जो है अपनी रेगुलर जो है मील टाइमिंग उसको सही करें। उसको सही करेंगे तो वो भी रेगुलर मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज, आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या करेगी, आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो आपकी सही हो जाएगी, और उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही वर्क करेगा। ठीक है, तो वो भी रिड्यूस कर सकती है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस के। उसके बाद लिमिट प्रोसेस्ड फूड्स। लिमिट प्रोसेस्ड फूड क्या है, जैसे कि हम स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, फास्ट फूड, ऐसे जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो उसमें क्या है फ़ाइबर नहीं होती। अगर जिसमें फ़ाइबर नहीं है तो वो क्या कर सकती हैं, वो जो हमारा स्टूल है उसको ड्राई और हार्ड कर देगी, जो कि एक बहुत मेन काज है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके लिए आपने जो है उस स्नैक्स वगैरह जो खाते हैं उसको लिमिट में रखना चाहिए। उसके बाद प्रॉन जूसेस, आपने हाईली बहुत ज़्यादा प्रॉन जूसेस पीने हैं। ठीक है, प्रॉन जूसेस एक समझें कि नेचुरल लैक्सेटिव है। आपने कोई सिरप, कोई भी मेडिकेशन नहीं यूज़ करनी उसको कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या लेते हैं, हम सिंपली पहले लैक्सेटिव्स ही यूज़ करते हैं। अगर आप प्रॉन जूसेस यूज़ करेंगे तो वो किस तरह काम करेंगे, एज ए नेचुरल लैक्सेटिव के तौर पर काम करेंगे। आपने सिंपली सुबह सवेरे ही एक गिलास अगर जूस का लेंगे ना, तो आपका जो है वो बाउल मूवमेंट और बाउल एलिमिनेशन वाला प्रोसेस वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपने हेल्दी फैट्स इनटेक करने हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, गुड कोलेस्ट्रॉल, आपने गुड कोलेस्ट्रॉल इनटेक करना है। और बहुत से हेल्दी फैट्स जो हैं वो आपने, जैसे नट्स हो गए, वो आपने इनटेक करने हैं। वो क्या करेंगे, फैट मतलब लुब्रिकेंट, ठीक है, वो आपके इंटेस्टाइन में जो बाउल है उसको लुब्रिकेंट रखेगा। अगर वो लुब्रिकेंट होगा तो वो ड्राई और हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी आपको बचा सकता है कॉन्स्टिपेशन के। और आपने प्रोबायोटिक्स यूज़ करने हैं। अब आप बोलेंगे प्रोबायोटिक्स क्या है। प्रोबायोटिक्स सिंपली जैसे कि जो चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हो, ठीक है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो हम इनटेक करते हैं, वो है योगर्ट। आपने देखा होगा ना योगर्ट कैसे हम बनाते हैं, तो आप सिंपली योगर्ट यूज़ करें। उसके बाद आपने जो है अपनी रेगुलर बाथरूम हैबिट्स डालनी है अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज स्ट्रेस, आपने जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना। यार स्ट्रेस लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। खामखा आप अपनी जो है ना वो सेहत ख़राब कर रहे हैं, इसलिए आपने जो है ना कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये थे सिंपली कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन जो आप कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये था सिंपली पूरा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर लेक्चर। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।